यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब वो सोशल कंपनीज है जो कि एड रेवेन्यू या इन ऐप परचेज और इन जैसे तरीके से अर्निंग करती है। और इनकी ये अर्निंग लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि बिलियंस में होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठा है कि व्हाट्सएप जिसके यूजर की तादाद तकरीबन 2.7 बिलियन है, ये अर्निंग कैसा करते हैं? क्योंकि इसमें तो ना एड रेवेन्यू वाला कोई सीन होता है और ना इस ऐप को एक्सेस करने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। तो आखिर ये ऐप अर्निंग कैसा करता है? इतनी बड़ी कंपनी को चलाना, इतनी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को बनाना और इन डेटा सेंटर में काम करने वाले लाखों लोगों को सैलरी देना, ये सब कैसा होता होगा? तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का आगाज होता है 2009 से कि जब ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम नामी दो लोगों ने इस ऐप यानी व्हाट्सएप को बनाया। स्टार्टिंग में आप लोग इस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटस अपलोड कर सकते थे। इन स्टेटस के जरिए आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता सकते थे कि आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते थे। अब हुआ कुछ यूं कि लोगों ने एक दूसरे के साथ स्टेटस के जरिए बात करने शुरू की। और जान ने जब ये देखा तो उन्हें सोचा क्यों नहीं इसको एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बना दिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया, इसको एक फ्री मैसेजिंग एप्लीकेशन बना दिया। आप किसी भी वक्त और कहीं भी मैसेज कर सकते थे और दिन ब दिन व्हाट्सएप मशहूर होता गया बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। 2009 ये वही वक्त था कि एक सिग्नल मैसेज या एक कॉल के लिए टेलीफोन कंपनी एक खासी पैसे चार्ज करते थे। 2011 में व्हाट्सएप टॉप 10 ऐप में रैंक करने लगा। इस ऐप के पॉपुलैरिटी देखते हुए अब बहुत सारे इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन अर्निंग इतना नहीं था, आप इनको एक प्रॉफिटेबल इनकम बोले। यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा था। एक छोटी सी टीम थी जो व्हाट्सएप को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ देर ही रहा। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है और ये कोड आपको एक लोकल मैसेज की तरह सेंड किया जाता है। तो इस मैसेज के चार्ज व्हाट्सएप को तय करने पड़ते थे। अब जैसे जैसे यूजर बढ़ते जा रहे थे व्हाट्सएप के भी इतना ज्यादा पैसा लग रहा था। तो जॉन और एक्टन ने एक न्यू पॉलिसी निकाली जिसके चलते व्हाट्सएप यूज करने के लिए एनुअल $1 पे करने पड़ते थे। वाली बात तो ये थी कि ये पीस अनाउंस के बाद भी व्हाट्सएप के ग्रोथ में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि उस वक्त की मोबाइल कंपनी के चार्जेस के मुकाबले में $1 कोई बड़ी बात नहीं थी। मजीद ये भी कि ये दोनों जॉन और एक्टन यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर बहुत सीरियस थे। इन दोनों का ये कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यूजर प्राइवेसी पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और नहीं इस पर किसी भी किस्म का एड्स अलाउ करेंगे। यहाँ पे कि आप सब लोगों को लग रहा था कि आप हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और एक परफेक्ट ऐप बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है मार्क ज़करबर्ग की। मार्क ने 2014 में $14 बिलियन देकर व्हाट्सएप को खरीद लिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि जॉन और एक्टन ने व्हाट्सएप को क्यों भेजा और मार्क ने व्हाट्सएप को क्यों खरीदा? यहाँ पर कहानी ये थी कि उस वक्त मैसेंजर के कंपटीटर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप था। तो मार्क ने सोचा कि अगर वो व्हाट्सएप ही खरीद ले तो फिर नो कंपटीटर, और ऊपर से गूगल के CEO भी व्हाट्सएप को खरीदना चाहते थे, क्योंकि मार्क जानते थे कि ज्यादा ऑडियंस ज्यादा मन। तो इसलिए मार्क ने जॉन और एक्टन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक्टन और जॉन अपनी अपनी पोजीशन पर इज यूजुअल काम करेंगे और फेसबुक भी व्हाट्सएप की किसी भी पॉलिसीज में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बस जो व्हाट्सएप की ओनरशिप है वो मार्क के पास चले जाए। अब बज़ाहिर देखने में ये डील तो बहुत अच्छी थी और डील को एक्टन और जॉन ने साइन भी कर लिया। व्हाट्सएप की ओनरशिप $19 बिलियन में मार्क ज़करबर्ग के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बाद व्हाट्सएप उस हालत में नहीं रही जिस हालत में वो बनाया गया था। हुआ कुछ ये कि मार्क व्हाट्सएप का चार्ज संभालते ही सबसे पहले उस पर $1 का सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया और एक प्री मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। अब व्हाट्सएप से किसी भी किस्म का अर्निंग का कोई जरिया नहीं था। तो अब जिन इन्वेस्टर ने व्हाट्सएप पे इन्वेस्ट किया था उन्होंने मार्क पर दबाव डालना शुरू किया। आपने जो $19 बिलियन इस पे खर्च किए इनकी रिकवरी कैसे होगी? तो मार्क का अब इरादा था वो व्हाट्सएप के डेटा फेसबुक के साथ कंबाइन करके फेसबुक के डेटा और भी क्लैरिफाई करे। मार्क के इन बिहेवियर से एक्टन और जॉन बहुत तंग थे और इसकी वजह से सितंबर 2017 में एक्टन ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया और इसके कुछ अरसे बाद जॉन ने भी व्हाट्सएप को अलविदा कहा। यहाँ तक बात हुई व्हाट्सएप के बैकग्राउंड की। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि हाउ व्हाट्सएप अर्न मनी। जब मार्क ने व्हाट्सएप को ऑन किया तो उन्होंने व्हाट्सएप के डेटा को इस्तेमाल करने लगा। मार्क ने 2018 में व्हाट्सएप का बिजनेस वर्जन व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया। व्हाट्सएप में बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जिन्हें एक्सेस करने के लिए यूजर को पे करनी पड़ती है। इसके अलावा यूजर मुख्तलिफ वेबसाइट प्रोडक्ट्स स्टेशन पे आप व्हाट्सएप का अकाउंट देखते हैं उसके लिए भी ये पे करती है। व्हाट्सएप का 2022 का रेवेन्यू था $719 बिलियन। दुनिया का पावरफुल इंसान बनता जा रहा है। इसके पास हमारी हर एक इंफॉर्मेशन है और वो जानते हैं कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ और ये दुनिया क्या है। हर दिन व्हाट्सएप पर 100 बिलियन से भी ज्यादा मैसेजेस किया जाता है और वो सब मैसेजेस मार्क आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। एक और इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है एक और वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। पूरी दुनिया का मालिक बना फिरता है, लेकिन ये मुल्क पहले ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब ये गुलामी के जंजीरों में जी रहा था। एक वक्त ऐसा भी था जब ये मुल्क गरीबी और बदहाली में जी रहा था। लेकिन कुछ अरसे बाद कोलंबस की गलती से दरियाफ्त किया गया मुल्क अमेरिका आखिर सुपर पावर कैसे बन गया? तो बेसिकली अमेरिका को सुपर पावर बनाने के पीछे 3 बड़े फैक्टर का हाथ है। नंबर 1 अमेरिका का करेंसी स्ट्रांग होना, नंबर 2 अमेरिका का करेंसी इंटरनेशनल होना और फैक्टर नंबर 3 तमाम तर टेक्नोलॉजी अमेरिका पर मुयसर होना। तो शुरू करते हैं पहले फैक्टर से, अमेरिका का करेंसी स्ट्रांग होना। 1492 में अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढ निकाला और वो भी गलती से, क्योंकि कोलंबस इस शख्स को खोज निकला था। 7 समंदर पार इसी बस्ती को पूरी दुनिया जान चुका था।
सालों साल से ये मुल्क गरीबी और गुलामी की जंजीरों में जी रहा था। इस मुल्क की किस्मत बदलने वाली थी जब 1914 में वर्ल्ड वार 1 चल गई। वर्ल्ड वार 1 में दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री यूरोप में थी और पूरी दुनिया के माल यूरोप से ही आता था। वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस, स्पेन, बर्तानिया, जर्मनी और यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी सबसे हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के लोग इस संग से कोई लगाव नहीं था, इसलिए यूरोप में जितने भी बिजनेस का खात्मा हुआ वो अमेरिका में इन्वेस्ट के बाद शुरू हुए। अब पूरी माल यूरोप के बजाय अमेरिका से जाने लगा और इसी तरह अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग होना शुरू हो गया। सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ करेंसी पर मुयसर नहीं कहा जा सकता। यह भी आती है फैक्टर नंबर 2, अमेरिका का करेंसी इंटरनेशनल हो जाना। पूरी दुनिया में अपनी करेंसी को इंटरनेशनल बनाने का वक्त आ गया। आज हर मुल्क के ट्रांजैक्शन अमेरिका के डॉलर में किया जाता है। अरब इमारत के तेल के जखायर हो या सोने की तिजारत हो, हत्ता छोटी बड़ी बिजनेस अमेरिकी डॉलर में ही की जाती है। दुनिया की दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता ममालिक दो जंगों से तबाह हो चुकी थी। में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें दुनिया के बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। IMF और दुनिया को इस बात पर आमादा किया गया कि अमेरिका की करेंसी सिर्फ और सिर्फ डॉलर होगी, क्योंकि दुनिया के सारे जंगों के बावजूद इकोनॉमी में सबसे ज्यादा अमेरिका के बेहतर। तो इसी तरह अमेरिका करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बन गई। अब फैक्टर नंबर 3, तमाम तर टेक्नोलॉजी अमेरिका पर मुयसर होना। आज दुनिया के तमाम तर वर्ल्ड रेटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल हीरो से लेकर हत्ता की दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिका के पास है और इन सब का अमेरिका में होना एक खास वजह है और वो वजह अमेरिका के लोगों की मेन पावर है। जी हाँ, अमेरिका दुनिया का वो मुल्क है जहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड से लोगों की जहानत सबसे ज्यादा है। सबसे अच्छा सैलरी और लोगों का लिविंग स्टाइल देखकर पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ खींची चली आई और ये अमेरिका वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जरिया बन गया। इस 10 फैक्टर ने अमेरिका को पावरफुल बना दिया है। ऐसी और इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। दिसंबर 1949 कोलंबिया में पैदा हुए। ये 19 के दौर में ड्रग्स, कोकेन और दुनिया के कई जराइम का बादशाह हुआ करता था। जब भी ड्रग्स स्मगलिंग की लत में पड़ा तो उसने लाखों नहीं बल्कि अरबों डॉलर कमाए। पेब्लो एस्कोबार हर हफ्ते तकरीबन 420 मिलियन डॉलर का ड्रग्स स्मगल करता था। पेब्लो एस्कोबार का ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरी यूएसए में पेब्लो एस्कोबार का नेटवर्क ही ड्रग्स सप्लाई करता था और दुनिया की 80% हिस्सा एस्कोबार के ड्रग्स पे ही इंहिसार करता था। और ये खतरनाक सप्लाई नेटवर्क बहामस के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पेब्लो एस्कोबार के हेडक्वार्टर। वो आइलैंड पे पूरी एक एयरपोर्ट बना हुआ था जहाँ कोकेन से बड़ी जहाज रिफ्यूलिंग की जरिया लैंड करते और उसी दौरान उससे कोकेन निकालकर छोटे जहाज में भर लेते और अमेरिका रवाना कर देते। रोजाना अमेरिका में 15,000 केजी कोकेन भेजा जाता था और 1 केजी कोकेन की कीमत उस वक्त थी $70,000 और ये सिलसिला पूरी 16 साल रहा। बाद लोगों का मानना था कि जो कोकेन एस्कोबार $70,000 पे केजी फरोख्त करता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 पे मिलते। पेब्लो एस्कोबार को सिर्फ एक ही दिन में $60 मिलियन बचते जो साल की $22 बिलियन बनते हैं। और जाहिर है एस्कोबार ने ये सारा पैसा केस के शक्ल में रखा था। उन पैसों को घटिया बनाने के लिए रोजाना 1,000 के रबर बैंड आते थे और महीने की $30,000 के रबर बैंड आते थे, सिर्फ रबर बैंड। इतना ज्यादा पैसा एस्कोबार तो बैंक में रख नहीं सकता तो वो पैसे उस आइलैंड में स्टोर करते थे। एक मरतबा एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मिटेलैंड के पहाड़ों अपने बच्चे समेत पना रखी थी तो उसी दौरान उसके बेटे को सर्दी लगे। तो एस्कोबार के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने का कोई और चारा न था तो उसने अपने बैग से $20 लाख निकालकर और उसे आग लगाई। जी हाँ, पूरी $20 लाख निकालकर और उसे आग लगा। इस तरह का जिंदगी का इख्तिताम खौफनाक होता है। तो पेब्लो एस्कोबार 1993 में पुलिस के एक मुकाबले में मारा गया और ये थी आज की कहानी। दुनिया के सबसे बड़ी ड्रग मास्टर थी जो आज के तक दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह।